जय हिंद एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लाइमेट के बारे में, जो कि क्लाइमेटोलॉजी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, आज हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। जिन लोगों ने भी क्लाइमेटोलॉजी नहीं देखा है, वेदर क्या होता है, सीजन क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, जिनको भी इसकी ज़रूरत है, जानना है, ज्योग्राफी का पूरा सीरीज देख रहे हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेयर है ये होता क्या है, वायुमंडल क्या है। तो आप लोग जो देखते हैं कि जैसे कि अपने घर के आसपास रहते हैं और ऊपर देखते हैं कि पूरा बादल से घिरा हुआ, पूरा बादल बादल दिख रहा है, एक गोला सा एक से घिरा हुआ, वो क्या होता है, ऐसे टाइप का जो घिरा हुआ तो क्या है, वही जो है ना, उसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि वायु का मंडल। वायु का मंडल, वायु का परत, पृथ्वी के जो चारों ओर मिलने वाला वायुमंडलीय परत जो होता है उसी को वायुमंडल कहलाता है। वायु की जो परत होती है उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो वायुमंडल है ये कैसे यहाँ पे अटकी, कैसे ये वायु की जो परत है ये अटकी कैसे है। तो ये अटकी हुई है किसके कारण, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर यह जो परत है ये बना हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये जो, अब देखिए, ये मतलब हम देखें कि अभी ये जो पृथ्वी वायुमंडल है ये क्या है। वायुमंडल जो है ये वायु का परत है जो पृथ्वी के चारों ओर हमें दिखाई पड़ रहा है। ये कैसे परत बना हुआ है, कैसे अटका हुआ है, कैसे ये बना हुआ है परत, तो वो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यह वायुमंडल की पृथ्वी के चारों ओर बना हुआ रहता है। ठीक है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। अब देखिए, ये वायुमंडल जो है इससे क्या फायदा होता है, तो ये वायुमंडल ही है जो क्या करता है, पृथ्वी पे अनुकूल परिस्थिति को बनाए रखता है। यानी कि जीवन जीने के लिए जैसा परिस्थिति हम लोगों को चाहिए, जैसा सीजन चाहिए हमें, वो ये वायुमंडल ही बना करके रखता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक है और इसका होना बहुत ही जरूरी है। तो वायुमंडल क्या होता है, क्लियर हो गया। वायुमंडल क्या होता है, क्लियर हो गया ना, कि वायुमंडल जो है वायु का परत है जो पृथ्वी के चारों ओर हमें दिखाई पड़ रहा है। ये कैसे है, कैसे अटका हुआ है, कैसे ये परत जो है ये किस कारण से ये चारों पृथ्वी के चारों ओर है, तो वह कारण जो है, वह कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के द्वारा लगाया हुआ अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी के कारण ये पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कि ये जो वायुमंडल है इसका क्या उपयोग है, इसका उपयोग है कि जीवन जीने के लिए हम लोगों को जैसा अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता पड़ती है वो यही पूरा करता है उसे। ठीक है ना, उसके लिए इसे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर है। अब ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल, इसके तीन प्रमुख घटक है। ये वायुमंडल जो बन रहा है वो बनने का कितना घटक है, तो तीन प्रमुख घटक है। कितना घटक है, तीन घटक। वो तीन घटक कौन कौन सा है, तो सबसे पहला आता है वायुमंडलीय गैस। हमारे वायुमंडल के अंदर बहुत तरह का गैस पाया जाता है, बहुत तरह का क्या पाया जाता है, गैस पाया जाता है। हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस अलग है, नाइट्रोजन जो कुरकुरे के पैकेट में होता है अलग है, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं पेड़ पौधा लेता है अलग है, नियोन गैस, हीलियम गैस है। मतलब कई तरह के गैस हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, इतना समझिए। तो वायुमंडल को बनाने के लिए तीन प्रमुख घटक है। सबसे पहला घटक जो है वो है आपका गैस। क्या है वो, गैस है सबसे पहला गैस। दूसरा जल वाष्प, क्या है दूसरा, जल वाष्प। और तीसरा है धूल कण। ये जो धूल कण देखते हो, डस्ट पार्टिकल्स जो देख रहे हो आप लोग, वो, तो ये तीन प्रमुख घटक है। मैं यहां लिख देता हूं, पहला ये वायुमंडल, दूसरा आपका जल वाष्प, दूसरा क्या हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण, धूल कण। ये तीन जो है पृथ्वी का प्रमुख, ये वायुमंडल का प्रमुख घटक है जो कि वायुमंडल बनाने में सहायता करता
होता है जो वायुमंडल को क्या करता है, बनाता है। तो आइए अब हम बारी बारी करके इन तीनों घटकों को पढ़ते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं किसे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वायुमंडलीय गैस। गैस जो हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी में कौन सा गैस पाया जाता है, सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी में कौन सा गैस पाया जाता है। तो आप लोगों को क्या जवाब देना है, नाइट्रोजन गैस। मोस्ट सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन। बोलिए हमारे साथ, सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस। कितना परसेंट पाया जाता है, तो 100% में से 78% जो नाइट्रोजन गैस ही ले लेता है जगह, यानी कि 78% टोटल गैस में से 78% गैस कौन ले लेता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78% हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है। दूसरा गैस देखिए, दूसरा जो है ऑक्सीजन, जो हम लोग लेते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं रहा तो हम लोग रह पाएंगे, नहीं ना रह पाएंगे। तो ऑक्सीजन गैस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो कितना है, तो वो ऑक्सीजन O2 जो है 21% है। कितना है, 21%। साथ साथ बोलिए 21%। कौन सा गैस है 21%, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस कितना है, 21% है। चलिए तीसरा गैस देखिए, तीसरा आर्गन है। तीसरा क्या है, आर्गन। आर्गन गैस जो है वो 9% है। कितना परसेंट है, 9% है। और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, वो 0.33% है। 0.033% पाया जाता है। क्लियर हुआ। और बाकी का जो गैस बच गया, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ये ओजोन, ये सब जो गैस है ये सब बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। बाकी का जो परसेंटेज 0 पॉइंट समथिंग परसेंट जो बच गया है, वो आप इन सब गैस को रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले याद कीजिए, जो हम याद करवा रहे हैं। सबसे पहला काम, वायुमंडल में गैस सबसे ज्यादा कौन सा गैस, आग बंद कीजिए और बोलिए नाइट्रोजन। हाउ मच परसेंट, तो 78%। तीसरा गैस हाउ मेनी परसेंट, ऑक्सीजन। कितना परसेंट, 21%। तीसरा गैस आर्गन, कितना परसेंट, 9%। चौथा गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कितना परसेंट, 0.033%। क्लियर हो गया। ये चार आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, फिट। बार बार बोलिए। नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट, 78%। दूसरा ऑक्सीजन गैस कितना परसेंट, 21%। तीसरा आर्गन गैस कितना परसेंट, 9%। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट, 0.33%। 0.033% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.033%। याद हो जाना चाहिए, साथ साथ अभी याद कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चारों आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार गैस सीरियल में याद रखिएगा। 78%, 21%, 9%, 0.033% हो गया। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, वो प्रकाश के संश्लेषण में मतलब सहायता करता है। आप सुने होंगे कि पेड़ पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करने के लिए लेता है, तो वो प्रकाश का संश्लेषण करने के लिए लेता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाता है। तो उसमें इसको कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। खाना के लिए खाना, पानी, मसाला वसाला जो होता है, और साथ साथ वायु भी चाहिए। उसी प्रकार प्रकाश को जिंदा रहने, सॉरी, पेड़ पौधा को जिंदा रहने के लिए उसको क्या चाहिए, प्रकाश का संश्लेषण चाहिए। प्रकाश संश्लेषण कैसे मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास होगा तभी मिलेगा। तो प्रकाश के संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हरित ग्रीन प्रभाव भी डालता है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोग कभी सुने होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या है। ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउस एक गैस होता है, बताएंगे अभी। और वो गैस क्या करता है कि पृथ्वी से आने वाला विकिरण जो होता है, रेडिएशन जो होता है, उसे एब्जॉर्ब करता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है वो भी बताएंगे। फर्स्टली आप लोग ये देखिए, ठीक है। तो ये चार गैसों को समझ लीजिए, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना, 78%। ऑक्सीजन कितना, 21%। आर्गन कितना, 9%। और लास्ट एंड फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मच परसेंट, तो 0.33%। 0.033%। इतना हो गया याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में ये सारा इतना गैस पाया जाता है टोटल। और भी बहुत सारा है, इतना गैस आप लोगों को उतना नहीं ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए नाइट्रोजन गैस। तो पहले नाइट्रोजन गैस आया था, कितना परसेंट पाया जाता है, अभी बताए 78% पाया जाता है। 78% कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है।
अब ये बताइए हमको नाइट्रोजन गैस का क्या क्या यूज है। नाइट्रोजन गैस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है वह एक क्या है, वायुमंडल में मतलब असक्रिय गैस, यानी कि इनएक्टिव गैस है। क्या है? इनएक्टिव गैस, असक्रिय गैस है, ठीक है ना, इनएक्टिव गैस है। परंतु इस गैस का उपयोग जो है, गैस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में बढ़ाती है। तो दो चीज याद रखना है आप लोगों को, नाइट्रोजन गैस इनएक्टिव गैस है यानी कि अक्रियाशील है, ठीक है। दूसरा, यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तीसरा, ये राइजोविनियम जो होता है, राइजोविनियम जीवाणु, उसके साथ मिल करके अमोनिया फॉर्म कर देता है, NH3 में बदल जाता है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो राइजोबियम जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के साथ मिल करके NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बारे में 3 पॉइंट। पहला पॉइंट अक्रियाशील है, दूसरा पॉइंट मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, तीसरा पॉइंट राइजोबिनियम जीवाणु के साथ मिलकर के अमोनिया में चेंज हो जाता है। तीनों पॉइंट हो गया याद। फिर से बोलिए, नाइट्रोजन गैस क्या है? नाइट्रोजन गैस अक्रियाशील है। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन गैस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। नाइट्रोजन गैस राइजोबिनियम जीवाणु के साथ मिलकर के क्या करता है जल्दी बोलिए, NH3 में चेंज हो जाता है। चलिए दूसरा, अब हम ऑक्सीजन गैस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑक्सीजन गैस क्या है? देखिए, ऑक्सीजन गैस को ज्वलन क्रियाशील गैस बोला जाता है। ज्वलन क्रिया के लिए इसका उपयोग किया जाता है और यही कारण है कि इसको हम लोग अपने श्वसन की क्रिया के लिए भी होता है। इसका उपयोग श्वसन की क्रिया के लिए भी होता है। मतलब ज्वलन यानी कि अगर हमें कहीं पे आग लगाना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन का होना बहुत ज़्यादा जरूरत है। कहीं पे आप आग लगाना चाहिएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं लग सकता है वहाँ पे। आग तभी लगेगा जब O2 प्रेजेंस होगा, O2 की उपस्थिति होने पे ही आग लगेगी। तो ज्वलन क्रिया के लिए जो गैस का उपयोग किया जाता है वो कौन सा गैस है? तो O2 गैस है। कौन सा गैस है? O2 गैस है। और O2 का उपयोग दूसरा आपको पता ही है, श्वसन की क्रिया में किया जाता है। चलिए तीसरा गैस यानी कि CO2 के बारे में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा उससे पहले ये बताइए कि O2 गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? अभी बताए थे, फटाक भी तो बताइए, तो जल्दी बताइए। O2 गैस हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? तो 21% है। कितना परसेंट है? 21% है, याद रहना चाहिए, ठीक है। अगला, सॉरी, O2 गैस, हाँ 21% है। तीसरा देखिए, आर्गन। आर्गन गैस के बारे में हमें उतना पढ़ना नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखिए क्या है। आर्गन गैस, ये बताइए कितना परसेंट पाया जाता है? अभी बताए थे आर्गन गैस के बारे में, कितना परसेंट पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो 9% पाया जाता है। कितना परसेंट? 9%, ये बात पता होना चाहिए। चलिए तीसरा, CO2। CO2 के बारे में सबसे पहले ये बताइए कि CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है? तो 0.033% हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना परसेंट? 0.033% इन आवर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है ये, ठीक है ना। देखिए, ये जो CO2 गैस है, इस गैस का उपयोग किस में होता है? तो फर्स्टली मैंने आपको बताया था प्रकाश के संश्लेषण में, वनस्पति द्वारा प्रकाश के संश्लेषण में, वनस्पति यानी पेड़ पौधा के द्वारा प्रकाश को संश्लेषण करने में यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही जो है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करता है। देखिए ग्रीन हाउस जो है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, क्या होता है ये? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारे पृथ्वी पे ये जो गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है या फिर मतलब हमारा एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, वो ग्रीन हाउस के कारण ही हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस के कारण ही। ग्रीन हाउस गैस जो है वो इफेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में और उसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर खराब होते जा रहा है, यानी कि प्रदूषित होते जा रहा है, पोल्यूटेड होते जा रहा है, ठीक है ना, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण नहीं, ग्रीन हाउस का जो गैस है उसके कारण नहीं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? तो पहले ये जान लीजिए आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज प्रकाश के संश्लेषण में होता है। दूसरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है जो कि वायुमंडल में सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। गैस हरित ग्रीन प्रवाह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है जो कि वायुमंडल में सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हरित गृह प्रवाह क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ये हमारा पृथ्वी है, ये सन है, सन के द्वारा आया रेडिएशन, उस रेडिएशन का नाम है लघु तरंग विकिरण यानी कि शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है ना। वो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा एटमॉस्फेयर लेयर,
हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, उसका लेयर है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर का क्या है, ये लेयर है, वायुमंडल का लेयर। अब ये विकिरण आया, ये रेडिएशन आया, तो ये जो था हमारा एटमॉस्फेयर लेयर, ये उसे नहीं रोका, जाने दिया, उसके लिए ये पारदर्शी हो गया। फिर ये लेयर पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी की सतह को गर्म किया। गर्म करने के बाद ये पृथ्वी से एक लेयर निकला बाहर की ओर, एक लेयर पृथ्वी से फिर बाहर निकला। उस लेयर का नाम रख दिया गया पार्थिव विकिरण, यानी कि ट्रायल रेडिएशन, ठीक है ना, ट्रायल रेडिएशन, ठीक है। ये बाहर आया। अब ये जो पार्थिव विकिरण जो है, पार्थिव विकिरण यानी कि सूर्य से निकला तो सौर विकिरण, पृथ्वी से निकला तो पार्थिव विकिरण, ठीक है ना, पार्थिव विकिरण, ठीक है ना। अब ये पार्थिव विकिरण को क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस जो होता है, ग्रीन हाउस गैसेस, वो अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है CO2 को कहते हैं, CH4 को कहते हैं, N2O को कहते हैं, SF6 को कहते हैं, HFC को कहते हैं। ये सब गैस जो है इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है, अपने में संश्लेषित करता है और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है, एटमॉस्फेयर में तापमान बढ़ा देता है। आइए समझते हैं और डिटेल में। देखिए, सूर्य से आने वाले लघु तरंग जो होता है विकिरण, शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो सूर्य से निकलता है, पृथ्वी की वायुमंडल पारदर्शी व्यवहार करता है। उसके लिए जो है ना, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो बताया हम, ये जो पृथ्वी का वायुमंडल था, ये वाला पार्ट, ये उसके लिए क्या करता है, पारदर्शी के जैसा काम करता है, व्यवहार करता है। यानी कि आर पार जाओ भाई, तुम भी आओ हम भी जाएंगे, दोनों काम करेंगे, ठीक है ना। पृथ्वी से आया रेडिएशन, पारदर्शी कहा जाओ, पृथ्वी से आया पारदर्शी कहा जाओ। पारदर्शी क्या मतलब, वायुमंडल ने क्या कहा, जाओ। अब जाने के लिए दे दिया तो मतलब पारदर्शी है भाई, तुम क्या है, पारदर्शी है तुम, ठीक है ना। अतः इस विकिरण का अवशोषण वायुमंडल द्वारा नहीं किया जाता है। यह वायुमंडल की गर्म करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जो रेडिएशन आया सूर्य के द्वारा, उसे वायुमंडल नहीं एब्जॉर्ब करता है, उससे वायुमंडल हमारा गर्म नहीं होता है, कुछ भी उसके कारण गर्म नहीं होता है। वो तो कहता आया तो जाओ, हमारे अंदर मत समाओ, आगे बढ़ो, रास्ता दे दिया, जाओ निकलो। यह क्या करता है, जाने दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस विकिरण का अवशोषण वायुमंडल द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। वह इस पृथ्वी के वायुमंडल जो है गर्म करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह गर्म हो रहा है, खराब हो रहा है, उसका कारण नहीं है कौन, वायुमंडल। वो तो आया, सूर्य का रेडिएशन जाने दिया, ये जो वेव है ये वेव नहीं है उसके लिए जिम्मेदार। शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है सूर्य द्वारा जो आया किरण है वो नहीं है जिम्मेदार, उससे आया उसे जाने दिया। अब क्या हुआ, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी की सतह से टकराया, उसे गर्म करती है। पृथ्वी की सतह गर्म होने से इसके द्वारा पार्थिव किरण निकलता है, यानी कि ट्रायल रेडिएशन उत्सर्जित किया जाता है, तथा इस पार्थिव विकिरण को वायुमंडल में मिलाने वाली गैस ग्रीन हाउस गैस अवशोषित कर लेती है तथा वायुमंडल में तापमान बढ़ा देती है। अब क्या हुआ, ये पृथ्वी है, ये सन है, और ये पृथ्वी है हमारा अर्थ, ये हमारा वायुमंडल है, ये क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल, ये हमारा अर्थ है। यहाँ से किरण आया, ये वायुमंडल कहा जाओ, यहाँ पे जा गया, पृथ्वी की सतह टकराया, पृथ्वी की सतह को गर्म किया, यहाँ से एक रेडिएशन निकला, उस रेडिएशन का नाम रखा गया पार्थिव विकिरण, पार्थिव रेडिएशन, ट्रायल रेडिएशन, इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल रेडिएशन। वो ट्रायल रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ये उसको अवशोषित करता है और वायुमंडल में जाकर के वायुमंडल को गर्म कर देता है। क्या कर देता है, वायुमंडल को गर्म कर देता है। अतः इसका मतलब ये निकल के आया कि वायुमंडल को गर्म करने के लिए सौर का विकिरण, यानी कि सूर्य के द्वारा जो रेडिएशन आया वह जिम्मेदार नहीं है, पार्थिविक विकिरण जिम्मेदार है। कौन है, पार्थिविक विकिरण, मतलब वायुमंडल को गर्म करने के लिए सौर विकिरण नहीं, पार्थिव विकिरण जिम्मेदार है, ठीक है ना।
यानी कि पृथ्वी के द्वारा जो रेडिएशन निकला वो जिम्मेदार है। कैसे? क्योंकि यह क्या करता है, जो ये हमारा ग्रीन हाउस गैसेस है, हरित ग्रीन हाउस गैस, उसे अब्जॉर्ब करता है और वायुमंडल को वो गर्म कर देता है। अब एक बात, इतना आप समझ गए ग्रीन हाउस के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पृथ्वी है, सूर्य है, एक वायुमंडल है, ये वाला सतह, ये पृथ्वी है। सूर्य का किरण, विकिरण आया यानी रेडिएशन आया सूर्य का, ये पार होने दिया, पृथ्वी की सतह से टकराया, पृथ्वी की सतह को गर्म किया, यहाँ से एक रेडिएशन बाहर निकला, जिस रेडिएशन को कहते हैं पार्थिव विकिरण, ठीक है ना, टेट्राइल विकिरण रेडिएशन कहते हैं। और ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है जो वायु में, मतलब कौन सा गैस, तो ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, N2O, मीथेन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस। उसे अब्जॉर्ब किया और वायुमंडल में ले जाकर के छोड़ दिया, और वायुमंडल को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया। इतना हो गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट। ग्रीन हाउस जो है, जो इफेक्ट डाला वायुमंडल में, वो इसी को हम लोग कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1750 AD में स्टार्ट हुआ था एक औद्योगिक क्रांति। उस औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग हम लोग ज़्यादा करने लगे, ठीक है ना। 1750 में एक स्टार्ट हुआ था औद्योगिक क्रांति। उस औद्योगिक क्रांति के बाद हम लोगों ने जीवाश्म ईंधनों का उपयोग ज़्यादा करने लगे, जिसके कारण वायुमंडल में क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस की सांद्रता बढ़ गई, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, इन सब की सांद्रता यानी कि मौजूदगी क्या हुई, बढ़ गई। जैसे कि ये पहले 750 में कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 270 पार्ट्स पर मिलियन, बट आज के समय में वर्तमान में 400 पार्ट्स पर मिलियन CO2 गैस की सांद्रता हो गई है, यानी कि मात्रा जो थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर है? इन गैस की सांद्रता बढ़ने के कारण वायुमंडल में अधिक मात्रा में पार्थिव विकिरण का अवशोषण हो रहा है, जिसके कारण वैश्विक तापमान समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वैश्विक तापमान की समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे कि देख सकते हैं, पहले के समय में ज़्यादा गर्मी नहीं होता था, लेकिन आज के समय में कितना गर्मी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो सब कारण किसके कारण हो रहा है, तो ग्रीन हाउसेस गैस के कारण, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैस के कारण ये जो है तापमान, वैश्विक तापमान बढ़ने की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो क्लियर हुआ। वायुमंडल में गैस हम लोग पढ़ क्या रहे थे, देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे थे, बता दूं मैं आप लोगों को एक बार और। हम लोग पढ़ रहे थे अभी वायुमंडल। क्या पढ़ रहे थे, वायुमंडल के बारे में। ये पृथ्वी है और ये वाला ऊपर वाला पार्ट वायुमंडल है, ये, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ रहे थे। वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर एक परत है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये इसके चारों ओर बनी हुई है, और यह जो है क्या करता है, पृथ्वी पे एक अनुकूल जीवन जीने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति को बनाती है। कौन, तो वायुमंडल का जो ये परत है। ये हम देखें कि ये वायुमंडल के परत को बनाने के लिए 3 चीज जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पहला चीज जो था वो गैस है, दूसरा चीज जाने जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, दूसरा चीज क्या जाने, जल वाष्प के बारे में जाने, और तीसरा चीज क्या जाने, तीसरा चीज जाने धूल कण। ये 3 चीज मिलकर के ये वाला जो है वायुमंडल का परत बनाता है, जिसमें कि हम लोग पहला पढ़े क्या, वायुमंडल गैस। वायुमंडल गैस में हम पढ़े कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी सब थोड़ा थोड़ा 0.something% में अवेलेबल है। तो यह जो गैस था, ये 4 गैस, सबसे पहला नाइट्रोजन 78%, सेकेंड इज ऑक्सीजन 21%, थर्ड इज आर्गन 9%, एंड फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड 0.033%, इतना अवेलेबल है। इस चीज़ को देखें हम लोगों ने। फिर हम देखें कि नाइट्रोजन गैस का क्या यूज है। नाइट्रोजन गैस का यूज हम बताएं कि ये अक्रियाशील है, यह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, यह जीवाणु के साथ मिल करके क्या करता है, ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ये 3 चीज़ बताएं। फिर बताएं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बताएं यह ज्वलनशीलता में, यानी कि जलाने के लिए किसी चीज को इस गैस का उपयोग किया जाता है, और वही कारण है जिसे हम लोग अपने श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं।
ये दो चीज़ जाने। फिर हम जाने कि आर्गन गैस हमको पढ़ना नहीं था, तीसरा पढ़ना था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाने कि यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश के संश्लेषण में उपयोगी है। फिर पढ़े कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही होता है। फिर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़े। क्या पढ़े ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में? सूर्य के द्वारा सूर्य विकिरण आता है जो पृथ्वी से टकराता है, वायुमंडल उस विकिरण को नहीं रोकता है, जाने देता है, वायुमंडल उसके लिए पारदर्शी हो जाता है। पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी को गर्म कर देता है सूर्य विकिरण। पृथ्वी को गर्म करने के बाद पृथ्वी से एक विकिरण निकलता है जिसका नाम हुआ पार्थवी विकिरण। वह पार्थवी विकिरण को क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है, ग्रीन हाउस गैसेस उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, मीथेन को ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, CNF को भी ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये सब गैस जो है इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वो ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? पृथ्वी से जो रेडिएशन निकला, विकिरण निकला, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी कि संश्लेषित कर लेते हैं और क्या करते हैं फिर जाके वो पार्थिव विकिरण को वायुमंडल में यानी कि वहाँ पे जाकर के वायुमंडल में छोड़ता है, जिसके कारण वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो वायुमंडल को ये जो गर्म जो हो रहा है, इतना गर्मी बढ़ने का कारण क्या है? सूर्य का जो विकिरण है, सूर्य द्वारा जो रेडिएशन आ रहा है वो नहीं है, पृथ्वी से जो रेडिएशन निकल रहा है वो है। पृथ्वी से रेडिएशन कौन सा निकल रहा है? तो पार्थिव रेडिएशन जो है हमारे सौरमंडल को गर्म करने में जो है एक भूमिका निभा रही है, वैश्विक तापमान को बढ़ाने में जो है एक भूमिका निभा रही है, समस्या उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो इतना हो गया क्लियर। अब हमको पढ़ना है जल वाष्प। अब हमको क्या पढ़ना है? जल वाष्प। जल वाष्प पढ़ने के बाद हम फिर तीसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे? धूलकण के बारे में यानी कि डस्ट पार्टिकल के बारे में। किस चीज़ के बारे में? डस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को पढ़ाऊंगा कल की वीडियो में। है तो ऐसे छोटा ही थोड़ा सा है मैं, लेकिन इसको पढ़ाऊंगा कल की वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल और शुरू करेंगे वाटर वेपन्स के बारे में। मतलब कि जल, ये वायुमंडल का जो परत है ये वो 3 घटकों से मिलकर के बनता है। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया गैस, दूसरा पढ़ेंगे वाटर वेपन जल वाष्प और तीसरा पढ़ेंगे डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।